अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान ने दीर जलसे में भी आगे का लाहे अमल नहीं दिया है, हालांकि उन्होंने आज लाहे अमल देने का ऐलान किया था। मैं फिर आज अपनी सारी कौम को कहता हूँ तैयारी करें। मैं इंशाअल्लाह परसों मेरा दीर में जलसा है, उसमें मैं अपना अगला लाहे अमल दूंगा। इमरान खान ने ऐलान क्यों नहीं किया? जवाब में मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश में हैं। एक राय है कि पसे पर्दा कोई मुफाहमत, कोई बातचीत जारी है। दूसरी राय यह है कि इमरान खान की इदारों को दबाव में लाने की कोशिशें समरावर नहीं हो रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी है, जिसकी वजह से इमरान खान कदरे मायूस और झुंझलाहट का शिकार है। ये आज की गुफ्तगू में जानने की कोशिश करेंगे दरअसल मामला क्या है। इमरान खान की सियासत के अलावा मुल्क की माशी सूरत हाल भी तशवीशनाक है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। वज़ीर आज़म आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश हुए, फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, जबकि FIA की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। इमरान खान मुसलसल दबाव में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जिस तरह से सख्त माशी फैसले ले रही है और जो एतमाद जाहिर कर रही है, उससे लगता है कि हुकूमत इमरान खान के दबाव को ज़्यादा खातिर में नहीं ला रही है। मुल्क, सियासत, मईशत किस जानिब गामजन है? क्या कोई वे फॉरवर्ड मौजूद है? मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सके ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब होंगे और सीनियर एनालिस्ट ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। 25 तारीख को जलसा था, 26 के लिए कहा गया कि धरना दिया जाएगा, जिसको रोकते हुए 6 दिन बाद की तारीख दी गई थी। फिर 6-7 दिन बाद बताया गया कि आज दीर के जलसे में लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई वजह नहीं बताई गई कि आगे क्या करना है। ताखीर या फिर खामोशी की कुछ वजूहात हैं क्या? ये वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। इससे कि हमने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया था, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए गए थे कि हमें पूरे पाकिस्तान में एक फैसले का इतलाक चाहिए और वो हमारा आईनी हक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कि हम एहतजाज हमारा हक है और इस हक को जो है कोई हमसे छीन नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वो एप्लीकेशन वापस कर दी। जब तक हम अपने अवाम को, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेंगे, मेरा ख्याल है कि हमें उनको एहतजाज की कोई कॉल नहीं देनी चाहिए। इसलिए कि जिस किस्म की दहशतगर्दी शुरू की गई है कि पिछले हफ्ते भी रेड्स होते रहे, लोगों के घर से उठाया गया, एंटी टेरर एक्ट की दफात लगाई गई हैं जो कि नॉन बेलेबल वारंट है। उसके अंदर FIRs के अंदर एक FIR में 300 नामालूम लोग डाल दिए गए हैं। इसका मतलब वो जिसको चाहे उठा के अंदर कर दें बगैर किसी वजह के, बगैर किसी वारंट के, और वो बेल लेता फिरे। और बेल जो एंटी टेरर एक्ट के तहत है, कम से कम मैंने जो बेल ली है उसके लिए मुझे 50,000 रुपए का मनसादका देना पड़ा है, यानी श्योरिटी बॉन्ड। मेरे कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो ये चीज आराम से, और ये पर FIR है, ये नहीं है कि एक करे, मेरे ऊपर मल्टीपल FIRs डालनी है। ठीक। अब मैं एक 66 साल का आदमी हूँ, आई एम जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर। मेरे ऊपर इल्जाम है मैंने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी, मैंने एक 25 साल नौजवान से हथियार छीन लिए, यास्मीन राशिद के ऊपर भी ATA लगे हुए। देखें खातून की उम्र देखें, सेहत देखें, जिस्मानी हालात देखें। सर वैलिड पॉइंट। तो जब इस किस्म की दहशतगर्दी रियासत उतर आए तो किसी जमात को भी, हम एक पुरअमन जमात हैं, हमारा रिकॉर्ड है, ये कोई एक आध दिन का रिकॉर्ड नहीं है, ये 26 दिन का रिकॉर्ड है। ये चाहे कुछ भी कहते रहे, PTV पे हमला नहीं किया, वो ताहिर अल कादरी साहब की जमात थी। हमने आज तक कभी कोई बस नहीं जलाई, दिखा दीजिए। हमने अभी पिछले माह में कलामी की माजरत उस 126 दिन के धरने में आप ताहिर अल कादरी साहब की जमात पे डाल भी दे सब कुछ, मगर इमरान खान साहब की अपनी तकारीर मौजूद है। और फिर जो बाद में एक ऑडियो लीक हुआ था आपके ही लीडर और अब जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की, जिसमें एक दूसरे को वो लोग मुबारकबाद दे रहे थे। सर अगर कोई चीज, अगर आप कोई भी लीक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करेंगे वो है, मैं तो आपसे पूरी तारीख की बात कर रहा हूँ कि कितनी चीजों को आ गई। हम पे किस तरह बदतरीन शेलिंग हुई थी
उसकी मिसाल है। उसकी वीडियो फुटेज निकाल के आप नहीं दिखाती? बिल्कुल दिखाइए सर, हमने बिल्कुल दिखाई। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि ये हुकूमतें तो ये हरबे इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हुकूमत का तो मकसद यही, वो कहते हैं अगर आप कहेंगे खूनी इनकलाब ला रहे हैं तो वो तो आपको कभी इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। आई एम सॉरी आयशा, आई एम सॉरी, आई विल टेक एक्सेप्शन टू द रिमार्क। हम भी हुकूमत में थे, हमने तो बिलावल के खिलाफ कुछ नहीं इस्तेमाल किया, हमने तो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी कुछ नहीं इस्तेमाल किया। तो फिर नकवी साहब देखें, जब कोर्ट ने कहा कि आप G9 H9 के दरमियान पाक को अवेल करें, आप पहले उसकी दरखास्त देते और उस पाक की तरफ चले जाते, मतलब है कि क्यों ना पैचअप हो सका कि आप पूरा तौर पर एहतजाज कर सकते? नहीं जाते। सॉरी, दिस इज नॉट अ कोर्ट डिक्टेटेड डिसीजन। वी रिस्पेक्टेड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बाय नॉट गोइंग टू डी चौक। अदर देन दैट, देखिए कोर्ट जगह नहीं स्पेसिफाई कर सकता। नहीं, इंतजामिया से कहा ना कि जगह दे दी जाए, तो उन्होंने कहा वही जगह दे देते हैं जो मौलाना फजलुर रहमान के धरने के लिए दी गई थी। ये इंतजामिया ने जवाब दिया ना, कोर्ट में बताया था कि डी चौक के लिए नहीं, हुकूमत ने कहा हम अलाउ कर सकते हैं। आयशा, वो जगह नहीं एक्सेप्टेबल। हमने एक बंद को, आप क्या चौलिस्तान डेजर्ट में जाके बैठ जाओ राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश पे? सर मैं तो इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ। मैं एहतजाज करने निकला हूँ। तो अब क्या, अच्छा अब वापस लाहे अमल की तरफ आते हैं। अब जब तक ये श्योरिटी ना मिलेगी, इसका मतलब है, वो तो कहते हैं हमने आने नहीं देना, अगर आप लोगों ने ऐसे आना है तो इसका मतलब है ये इनकलाब और जिहाद, या तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि उनके तहफ्फुज में आप इस्लामाबाद आएंगे तो आप लोग जा सकेंगे इस्लामाबाद, अदरवाइज नो वे टू गो टू इस्लामाबाद। आयशा, आई थिंक सो यू आर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। सर मैं पूछ रही हूं, मेरे पास बहुत सारे लाए अमल है। मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा, मैं हर शहर बंद करूंगा। दुरुस्त, आपका हक है सर। मैं हर शहर बंद करूंगा। बंदा मुतासिर ना हो, पुरअमन एहतजाज करें जहां करना चाहें। जी, मैं हर शहर के अंदर एहतजाज करूंगा, हर शहर को बंद करने की कॉल दूंगा। माजी में भी हुई हैं ये बातें, जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी की है, नवाज शरीफ ने भी की है। ठीक है, तो माजी के सियासतदान जो करते रहे, हमारे पास आज के दौर में भी यही ऑप्शंस मौजूद हैं। ज़मीर हैदर साहब, इमरान खान साहब ने हर जलसे से पहले, हर जलसे के बाद कोई ऐलान और लाहे अमल देते रहे, और अब के बार भी पिछले हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं वो धरने तक चले गए थे। और मुझे आज भी याद है 25 तारीख की दोपहर 3:15 बजे जो कंटेनर के ऊपर से उनका ऐलान था वो डी चौक पहुँचने का था। फिर 26 को उनको वापस होना पड़ा। किन वजूहात की बिना पर आप इस्लामाबाद में ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। अब 6 दिन की डेडलाइन थी, 6 दिन के बाद आज दीर का था, और इसके बाद अब जो अखबारों में आज छपा है, पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं, उनको मुफाहमत का कहा जा रहा है, या कहा जा रहा है फिलहाल असेंबलियों में चले जाएं, या कहा गया है कि कोई सपोर्ट किसी तरह की नहीं है, जो करना है कर लें। बिल्कुल, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। यकीनन जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत से बाहर होती है और जिन हालात में इमरान खान साहब हैं, तो वो तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर ला तो रहे होंगे। यकीनन वो माने या ना माने, जिस तरह उनसे कहा गया कि जी कोर कमेटी में ये शायद डिस्कस हुआ कि जी आप लोग के पास अभी भी ये ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि शायद वापस असेंबली में आएंगे, तो उन्होंने फिर उसका जवाब दिया पब्लिकली कि वो तो फिर इस इललेजिटिमेट और इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा, तो हम कतई तौर पर ये फैसला नहीं लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स यकीनन ज़ेरे बहस आ रहा होगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन लीगल था कि जी हम पहले सुप्रीम कोर्ट से ले लें और उनको बता दें कि जी हमारा ये जमहूरी हक है, आईनी हक है, और इसमें हमें ये इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने वो वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब पहले जो बताया गया था उसी के मुताबिक आप फिर भी कर सकते हैं और उसमें आपको कोई नहीं रोका जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब की ज़िद ये है कि जी वो जब भी आएंगे तो आएंगे डी चौक पर, और मुतालबे फिर अपने मनवा कर उठेंगे। फिर तीसरी ऑप्शन जो है वो इस वक्त ये है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर मुफाहमत या जोर शोर से, जिस तरह आपने देखा कि जब मुझे क्यों निकाला से लेकर जब दोबारा मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त तक एक ख़ास इदारे को बाकायदा तौर पर डायरेक्ट नाम लेकर भी उसके मुतल्लिक बात की गई, उसके खिलाफ जुमले हमें सुनने को मिले, और वही अब हम यहां से भी सुन रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि शायद एक तरीका यह भी है कि जनाब जोर डाल के, और जिसको हम अंग्रेजी में स्टिक एंड कैरेट कहते हैं, कि जनाब थोड़ा सा जोर भी डालें, बुरा भला भी बोल लें, और उसके बाद फिर थोड़ी सी कोई ब्रिज भी बीच में रखें जहां पे बातचीत हो सके, और वहां से उनको कहें कि जी आप लोगों ने ये ज्यादती कर दी है, या अगर ये किसी ने भी कर दी है तो इसको ठीक करने की जरूरत है और हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम विक्टिम हैं,
तो हमें जो है वो रीड्रेस किया जाए हमारे ग्रीवेंसेस को। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिस पे मेरे ख्याल में काम हो रहा है, जिस वजह से शायद टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा यकीनन वेदर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस तरह की गर्मी चल रही है जिस तरह का, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को भी अगर वो सोच भी रहे हैं तो उनको ज़रा थोड़ा सा, वो यकीनन हर जलसे में कहते हैं कि अगर मैं 70 साल का होकर गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूं तो आप लोग सब तो जवान हैं। यकीनन खून गरमाने के लिए ये अच्छा जुमला है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो मेरे ख्याल में इतनी आसान नहीं है। दीर बुनेर जो कि बहुत ठंडे इलाके हैं, वहां पे जलसे कर लेना, लोगों का आ जाना यकीनन समझ में आता है, लेकिन आज अगर इमरान खान साहब कोशिश करें कि मुल्तान में या फैसलाबाद में जहां पे 44, 45, 46 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, बल्कि रात को भी कम से कम 40 से नीचे नहीं आ रहा, तो वो जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो शायद उनको ये रियलाइजेशन है कि यकीनन लोग बहुत गुस्से में हैं, उनके जो साथी हैं वो निकलने को भी तैयार होंगे, लेकिन मेरा ख्याल में एक कंसेशन ज़मीर हैदर साहब, मैं आपसे एक पॉइंट आगे बढ़ने से पहले चाहूंगी कि उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करें। अभी आपने गुफ्तगू में जैसा कहा, और ये हकीकत है, हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटी भी है, जब माजी की अपोजिशन थी उन्होंने भी नेम कॉल किए और तकरीरें की, और वो जो जुमला कहते थे या बात वो थी कि आप न्यूट्रल हो जाएं, सियासत में अमल दखल ना हो। इमरान खान साहब जो अब की अपोजिशन है वो बात कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हुए, या आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था। अच्छी बात है आप न्यूट्रल हो गए, लेकिन ये वक्त की जरूरत नहीं है कि आप न्यूट्रल हो। एक स्टोरी आज इस्लामाबाद से पब्लिश की हुई है जो कि अंसार अब्बासी साहब की है, जिसमें सोर्सेज को कोट करके वो बात कर रहे हैं। पर सोर्सेज इमरान खान और ना ही किसी दूसरे सियासतदान को तवक्को रखनी चाहिए कि फौज पहले की तरह सियासत में मुदाखलत करेगी। उन्होंने कहा कि सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होगी, सियासतदान अपने मामलात खुद तय करें। ये एक मैंने खबरें कोट की हैं जो सूरत हाल गुजरी पिछले 4 साल में। सवाल आपसे यह है कि क्या अगर पहलों ने उस तरह की गुफ्तगू की, जलसों में कॉल किया और दबाव बनाया, और खुद मरियम बीबी के अल्फाज भी हैं कि क्या मुजाहिमत होगी तो मुफाहिमत होगी, क्या इमरान खान साहब भी उसी पर चल रहे हैं? तो क्या वहां पर अब भी वो दबाव लेकर इस तरफ आ जाएंगे, नतीजा निकल सकेगा? ये आप मुझसे पूछ रही हैं ज़मीर साहब? देखें, ये बिल्कुल वही जो मैंने बात की वही आपने रिपीट कर दी कि शायद मॉडल जो है वो सामने अब यही है कि जनाब ठीक है, फिर हम भी फिर उसी तरह आते हैं। लेकिन जहां पे इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जनाब अब ये वक्त न्यूट्रल का नहीं है, वो उसकी एक और रीजन देते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दुश्मनों का हमला हुआ है और पाकिस्तान का सर झुकाने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इन क्वेश्चन आई है, और इस वजह से वो कहते हैं कि इन मामलात में आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आपको अब किसी सच के साथ खड़ा होना है, किसी एक ताकत के साथ खड़ा होना है जो पाकिस्तान का सर उठाने के लिए और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि जनाब आप अब न्यूट्रल ना रहें, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप इस तरह सियासत में एक्टिव हो जाएं। अब ऑफ कोर्स देखें आयशा, ये ढकी छुपी बात है तो नहीं है। जहां पे हम पिछले 40-50 साल से देखते आ रहे हैं, जहां पे ये पाकिस्तान की सियासत जा चुकी हुई है, इसको वहां से वापस मोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये कहां की बात मतलब नहीं है, मतलब जो हमारे DGISP हैं वो 12 मरतबा आके कह चुके हैं। अगर आपको याद हो मोहम्मद जुबैर वाली एपिसोड जो साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, उनके एपिसोड के ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर आके कहा कि जनाब उन्होंने उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उनको यह कहा गया कि आपके जो भी मामलात हैं सियासी वो आप पार्लियामेंट में तय करें, आपके जो लीगल मामलात हैं वो अदालतों में आप उनसे नबरदाजमा हो, और लेकिन आप हमें किसी भी मामले में घसीटने की कोशिश ना करें। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। ठीक है जी, पार्लिमानी फ्लोर रहेगा सियासी मामलात का, मगर क्या हमारा सियासतदान सीखेगा कि पार्लियामान दरअसल फ्लोर है? ठीक है ज़मीर साहब, मैं वापस आती हूँ। बैरिस्टर दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद है। दानियाल साहब, आज एक लाहे अमल देना था आगे फ्यूचर का PTI का एहतजाज को लेकर, वो तो सामने नहीं आया, मगर आपकी जमात से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, और दर हकीकत सियासी इस्तेहकाम के बगैर शायद माशी मसाइल भी हल ना हो सकें। क्या पसे पर्दा कोई बातचीत, कोई डेवलपमेंट, कोई राब्ते हुकूमत के हैं इमरान खान और उनकी जमात से? आप लोग कोशिश कर रहे हैं किसी नेशनल डायलॉग की, या ऐसा कुछ नहीं है? ये सिर्फ अब्बासी साहब आयशा, अगर पहली बात देखें, आपको मैं पहली बात बताऊं कि ये वो जमात है जिसने कहा कि मैं मोदी से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मैं ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं।
उसने कहा कि इंडिया कश्मीर अलग हो जाए पाकिस्तान से, लेकिन मैं और उसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस चेंज हो जाए, मैं उस पे इंडिया से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऑपोजिशन का रोल और ऑपोजिशन से बैठ के कश्मीर की खातिर तैयार नहीं हूं। इन वजूहात से आज मुल्क यहां पहुंचा, इन वजूहात से आपकी मैशत यहां तक पहुंची, इस वजूहात से आपका मुल्क ऐसे चौराहे पे आगे खत्म हो गया, आके पहुंच गया जहां इदारों की तनख्वाहें आपको उधार लेके देनी पड़ी हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें उधार लेके देनी पड़ी हैं, जहां आटे का बैग डबल हो गया, जहां चीनी डबल होगी, गरीब की सुनवाई खत्म होगी, जहां 3 अरब में पूरे मुल्क का सौदा कर दिया IMF से और कहा कि भाई कि हम ये चीजें आपको दे देंगे, कर देंगे। तो देखिए आयशा, तो जब ये आपका तरीका हो, जब आपने ये 4 साल में किया हो, तो मुझे बताएं आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि 4 साल आपने गुजार लिए, मुल्क को बेरोजगारी की हद पे ले गए, आप मुल्क को बैंकरप्सी और डिफॉल्ट की तरफ लेके चले गए, तो अब आपके साथ ऑपोजिशन बैठ के किस चीज की चार्टर की बात करे, ऑपोजिशन से किस चीज की राय ले? क्योंकि ऑपोजिशन तो ढूंढती थी वो 300 इकोनॉमिस्ट जो इनके साथ कंटेनर में खड़े थे हुकूमत आने से पहले। कतई कलामी की माजरत दानियाल साहब, तब आप ऑपोजिशन में थे, वो हुकूमत में थे, वो उनकी स्ट्रेटेजी। यू विल पे इन द सेम कॉइन। आज आप गवर्नमेंट में, हम उन्हें कहते थे कि बीइंग गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आज मैं आपसे कहती हूँ बीइंग गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। क्या आज कंसेंसस की जरूरत नहीं कल से ज्यादा? क्या उनको एंगेज करने की जरूरत नहीं है? 130 से ज्यादा मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आप उन्हें असेंबली में लेकर आएं, बेहतर कानून साजी करें और अगले इलेक्शन की तरफ जाने के लिए एक टाइमलाइन की तरफ बढ़ जाएं। आप नहीं समझते कि इस तरफ जाना, कम से कम आप उनसे अपनी डिफरेंट पॉलिसी रखें? आयशा, हमारी तो हाई डिफरेंट पॉलिसी, ये तो ऑपोजिशन की राय। आप वही बात कर रहे हैं जो बातें वो करते थे जब वो आए थे। नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे। हम तो मुफाहमत की बात करते हैं, हम तो मुल्क को आगे के लेके जाने की बात करते हैं, हम तो इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, हम सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ये गाली गलोच की बात करते हैं, ये मुल्क को आग लगाने की बात करते हैं। अपने साथ मलेशिया लेके आए वहां से, जब ये इस्लामाबाद आए। देखिए, जो आपको, सॉरी अगर आई शुड हैव यूज्ड इट, लेकिन उनको वहां बैठाने के लिए वहां करोड़ों रुपया लगता है। आपकी गवर्नमेंट का फंड यूज कर रहे हैं आप। वैलिड पॉइंट है आपका। अब उस गवर्नमेंट के पैसों से आप अपने कुत्तों का डॉग फूड लिया जा रहा है, आपको उठा के लेके जाता है सूबा जिसने आज गंदम की प्राइस को कंट्रोल करने से कासर है, लेकिन आपके खर्चे उठा रहा है। मुझे बताइए कौन से पाकिस्तान की बात करते हैं? इन्होंने कहा था हम गवर्नर हाउसेज और प्राइम मिनिस्टर हाउसेज को खत्म करेंगे, इनके बजट खत्म करेंगे। और 4 साल में किधर गवर्नर हाउसेज खत्म हुए, वो किधर प्राइम मिनिस्टर हाउस खत्म हुए? इन्होंने झूठ के लारे लगाए, झूठे वादे किए, इस कौम के साथ झूठ कौम को गुमराह किया और आज भी एक पूरी जनरेशन को ये तबाह कर रहे हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। आई हैव सीन के जब ये दुनिया में किस तरह लोगों को गुमराह किया गया, किस तरह स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, कि आप एक पूरी जनरेशन को गाली गलौज पे लेके आ रहे हैं, आप उसकी बुरी तरबियत कर रहे हैं, आप उसको बड़े छोटे की तमीज खत्म कर रहे हैं। आप जो जुबान यूज करते हैं उससे व्हाट आर यू बिल्डिंग? You're putting a divide into the nation. आपने इदारों को डिवाइड करने शुरू कर दिया। आपने कहा कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूं तो मुझे अगर हुकूमत नहीं मिलेगी तो यू कैन बॉम्ब इट। आप कहते हैं कि मैं हूं तो पाकिस्तान चलेगा, अगर मैं नहीं हूं तो आपकी फौज बैंकरप्सी में चली जाएगी, आपका मुल्क एक्सपोज होगा। इनके वज़रा अगर पाकिस्तान से इतने मुहिब वतन है, तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर टर्की से बात कर रहा है, टर्की का प्राइम मिनिस्टर सिटिंग विद यू, ये कह रहे हैं कि इनको 1 रुपया ना देना, इनको कुछ ना देना, मुल्क को ना देना, हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस पूरे थ्रू आउट टेन्योर में, जब ये ऑपोजिशन में थे, जब ये हुकूमत में थे, जलाओ गिराओ की तब ये बात करते थे, हमने कभी कोई ऐसी बात की? हमने सबोटाज किया? हमने कोई चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट, हमने सबोटाज किया कोई टर्किश प्रेसिडेंट का विजिट? आपने पाकिस्तान को अंधेरे में ले गए थे। डिप्लोमेटिक टाइज, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड वाज रेडी टू टॉक टू यू, नो वन वाज रेडी टू, आपको के साथ कोई तजारती पॉलिसी बात करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है बैरिस्टर दानियाल साहब, आपके बहुत से पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन ये आपने बता दिया कि हुकूमत कोई मुज़ाकरात या पसे पर्दा पीटीआई से अभी तो नहीं कर रही है, मगर कुछ ऑप्टिक्स इस वक्त हुकूमत के भी ऐसे हैं कि जो सवालिया निशान बनते हैं, वह हुकूमत को भी ध्यान देने की जरूरत है। ब्रेक के बाद क्या पीटीआई ऐवान में वापस जाएगी या रास्ता सड़कों का रहेगा? और साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर फर्द जुर्म आयद होना था जो ना हो सका, क्यों? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नकवी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। पीटीआई क्या टाइम बाय कर रही है? अभी बैरिस्टर दानियाल ये कह रहे थे कि किसी तरह की कोई मुज़ाकरात या बातचीत
हुकूमत नहीं कर रही है पीटीआई के साथ। तो सर पसे पर्दा कोई बातचीत किसी और जगह हो रही है कि मामला हल हो जाए, क्योंकि बार बार इदारों को भी तकरीरों में मुखातिब कर रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन फिर ये भी खबरें हैं कि दबाव की कोशिशें नाकाम हो गई कि कोई बात वहाँ से मुस्बत तौर पर सामने नहीं आई है। तो फिर कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता खुला है आपके लिए अभी तक? जी, अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाजत दे दें कि मैं दानियाल साहब की बातों का मुख्तसरन जवाब दे दूं, फिर आपके सवालों पे आ जाऊं। जी। मेरे ब्रादर मोहतरम को ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में 2 साल मुतवातिर 5% प्लस ग्रोथ रेट तारीख में नहीं आया। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में 21 मरतबा गया है, जिसमें से PTI सिर्फ 1 मरतबा लेके गई है। जो हुकूमत आई है पाकिस्तान में सब IMF के पास गए हैं, और IMF के पास सबसे बड़ी जाने की वजह ये होती है कि आपके पास डेफिसिट है, आपके पास कभी सरप्लस बजट नहीं हुआ। और ये जो बात कह रहे हैं ना कि तनख्वाह उधर से दी जाती है और ये खर्चा उधर से होता है, तारीख में आप कोई बजट उठा लीजिए, इससे कि आपका जो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन था वो 2.8 ट्रिलियन था, और उस साल भी आपका जो बजट का टोटल था वो 4.3 ट्रिलियन था। हमने तो 6.6 ट्रिलियन पे ले गए, और इसका वाहिद इलाज भी यही है कि आप अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं, टैक्स बेस को बढ़ाएं, और आप अपने अखराजात को कम करें, सो दैट आपका डेफिसिट कम हो जाए। जहां तक और गवर्नमेंट की, कोविड में वी वर द बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, क्लाइमेट चेंज में वी वर, आवर प्रोग्राम्स हैव बीन अप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर। कंस्ट्रक्शन की जो हाउसिंग पॉलिसी थी वो इससे बेहतर पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। आपका एहसास कैश का प्रोग्राम जो है वो सारी दुनिया ने सराहा है। आपकी टूरिज्म डेस्टिनेशन नंबर 1 बन गए, टूरिज्म के अंदर जो इजाफा हुआ वो आपके है। एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट 4.3% की इस साल आई है वो बता दिए, लास्ट का भी इतनी ग्रोथ आई थी। तो ये सारी बातें छोड़ दीजिए आप, हम तो इकोनॉमी को जिस तरफ ले चले थे वो सही है। अब आई दूसरी बात, मैं फिर बांगे दहल कहने को तैयार हूँ। मेरे मुल्क को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने एवेंट फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, और जब मनी ट्रेल मांगे तो कतरी खत दे दे, जब हुदैबिया पेपर मिल का केस हो तो कतरी खत दे दे, जब हेलीकॉप्टर का केस हो तो कतरी खत दे दे। ऐसी चोरों और डाकुओं से जिन्होंने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। जिन्होंने पाकिस्तान ने जो मुकदमा दाखिल किया था स्विस कोर्ट्स में, नकवी साहब आगे कैसे मामला बढ़ेगा सर? फिर मेरे सवाल पर अब आ जाइए। आपकी जमात के अंदर 2 राय है कौमी असम्बली में वापस आ जाएं। पीर के दिन से स्पीकर साहब बुलाने जा रहे हैं आपके MNAs को 30-30 करके रोजाना की बुनियाद पर। मैं जो बड़ी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, एक असूली मौक़िफ़ है। मैंने कहा मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। 6.5 मिनट दिए थे आपने, मैं पूरा टाइमर लगा के बैठता हूँ कि कितना, और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी जज से। अब आपके सवाल का देखिए, इस मुल्क के अंदर जो हैं, जिनको ये अंपायर कहते थे, जिनको ये खुदाई मखलूक कहते थे, ये सब इनके जुमले हैं, हमारे नहीं है। सिर्फ जो भी इस मुल्क के अंदर पावर्स टू बी हैं, whoever is in the decision making, जो 12 बजे कोर्ट्स खुलवाती हैं रात को, जो गाड़ियां भेज देती हैं, जो पुलिस वैन लगवा देती हैं, वो ताकतों का नाम ले दीजिए, मैं उन ताकतों को कह देता हूं कि हम उनसे बात कर रहे हैं। जिन्होंने गाड़ियां लगवाई थी, आपने लगवाई थी तो आपसे बात कर रहे हैं, और अगर आपने नहीं लगवाई तो आपसे क्यों बात करें? आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं इस वक्त कहीं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं बात अगर करूंगा किसी हल से तो उससे करूंगा ना जो साजिशी ना हो। तो वो तो यही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि बुला तो आप उनको रोज रहे हैं इदारों को, जिन इदारों पे तनकीद की है। मैं मुंह से कह देती हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट थी या एस्टेब्लिशमेंट थी, हर जलसे में इमरान खान साहब ने उनको पुकारा है। तो क्या वहां से कुछ मुस्बत जवाब आया है या नहीं आया है अब तक? जी, अगर मुस्बत जवाब आएगा तो हमने तो ये भी कहा है अपनी मीटिंग में कि ट्रक की लाल बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। सीख लिया कुछ आपने? वो भी कोट कर दीजिए। हमने कहा है कि ट्रक की लाल बत्ती के पीछे अगर कोई लगाने की कोशिश करे, अगर नहीं लगेंगे। सर फिर सवाल है असेंबली में वापसी का। आपकी जमात के लोग वापस जाना चाहते हैं कौमी असेंबली में? नहीं जी, वो जाना चाहे या नहीं जाना चाहे, हमारा लीडर एक मुत्तफिक है, उसका ये फैसला है। वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, पीरियड। And anyone who wants to try to go, they're most welcome to try. हम एक चीज जानते हैं, हमने अवाम में शऊर फैलाना है, हमने अवाम में खुददारी लानी है। हमने ये जो कहते हैं ना beggars, we are beggars, we are not beggars। कह रहे थे ना beggars are not choosers।
सो आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ बेगर। मैं अपनी कौम में खुददारी लाऊंगा, मैं गुलामी से आजादी की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं अपने नौजवानों को खड़ा करूंगा। ठीक है नकवी साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मैं जरा जमीर हैदर साहब को शामिल कर लूँ। नकवी साहब आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। जमीर हैदर साहब, ये दोनों बातें सुन ली हैं, हुकूमत कोई बातचीत कोई गुफ्तगू, दानियाल ने बड़े खुले अंदाज में बोला, नकवी साहब बड़े आराम से कह रहे हैं चोर डाकू के साथ बातचीत नहीं हुई। तो खड़े तो हम वहीं पर हैं जहाँ जब वो हुकूमत और वो अपोजिशन में थे तो भी यही हालात थे कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, अभी भी वही हालात हैं। इमरान खान साहब की टोन किसी हद तक इस वक्त बता रही है कोई स्ट्रेटेजी अभी नजर नहीं आ रही। सड़कों पर ही मज़ाहिमती सियासत करेंगे, वो पार्लियामान में वापस आ सकते हैं, उनके हाथ में कोई मजीद कार्ड्स रह गए हैं, या कौमी असेंबली का फोरम ही बचेगा? देखिए, एक चीज तो वो पहले कह चुके हैं, कोई लीगल टीम उनको एडवाइस कर रही है, दे आर मतलब वो दोबारा कुछ चीजें तैयार कर रहे हैं कि लीगली, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अल्टीमेटली जिस तरह अगर आपको याद हो शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि अब मामला सही करने के लिए जो भी जितने भी इख्तियारात हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, यानी कि आला अदलिया जो है इन मामलात को सुलझा सकती है। तो वो अब देखते हैं कि हो सकता है शायद उसी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन दो चीजें, एक अभी शमीम नकवी साहब ने फरमाया कि वो किसी भी तहाल में चोरों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। ऑपोजिशन के साथ कोई हाथ मिलाने नहीं आता है और ना ही ऑपोजिशन वहां पे हुकूमत के साथ हाथ मिलाने के लिए जाती है। ऑपोजिशन अपना मौकफ सामने रखने के लिए जाती है, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जाती है, हुकूमत को बताने के लिए जाती है कि आप गलत हो, आपका ये काम गलत है और आप इस तरह सही कर सकते हैं। तो ऑपोजिशन का ये काम है। एक चीज तो ये कि कोई हाथ मिलाने या कोई जफ्फियां डालने नहीं जाता है पार्लियामेंट में। अगर आप अक्रॉस द आइल बैठते हैं, एज एंड नेज होता है और वो बाकायदा दिलों में भी होता है, तो उसी तरह रहता है। एक चीज ना, बिल्कुल शमीम भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यकीनन, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब कह चुके हुए हैं कि अगर मैं जाके पार्लियामेंट में बैठता हूं तो इसका मतलब है कि मैं इस इंपोर्टेड हुकूमत को जायज मानूं, जो कि वो मानने को तैयार नहीं है। दिस इज वन आर्गुमेंट विच आई एम रेडी टू बाय के ठीक है, वो इसको मानते ही नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे हैं वो असेंबली में, क्योंकि वो एक वक्त में इन असेंबलीज को डिसॉल्व कर चुके हुए हैं। तो वो उसी पॉइंट पर आज भी खड़े हुए हैं कि इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं और फिर मैं वापस आता हूं। दूसरी बात, बैरिस्टर दानियाल साहब की माजरत, मैं इसी पॉइंट पर आपको, पहले इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो भी वो ऑपोजिशन को इस काबिल नहीं समझते थे कि बात की जाए, और आज ऑपोजिशन में हैं तो भी कहते हैं कि वही लोग हैं वो इनसे बात नहीं करेंगे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा। हमने 2014 का पूरा मामला देखा, उनके अकॉर्डिंगली नहीं चीजें हो सकी और उनको वापस असेंबली में आना पड़ा था। क्या इमरान खान साहब इस पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम में लोगों के नुमाइंदों को, आधी पार्लियामान को माइनस करके निज़ाम को या सियासत को आगे ले जा सकेंगे? क्या ये सूरत मौजूद है, क्या ये इम्कान मौजूद है, या इमरान खान साहब जो कह रहे हैं माई वे और नो वे, ये चीजें डिलीवर करेंगी उनको? माई वे और हाईवे, देखिए बात आयशा बड़ी पंजाब की सूरत हाल देख लें। अभी लाहौर के अंदर 17 जुलाई को 4 नशिस्तों पे बाई इलेक्शंस होने हैं। जी जी आयशा, कहना है रिस्पॉन्ड या जी जमीर साहब कहिए। नहीं आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि यकीनन देखें, जो मैंने बात की है, मैं यही कह रहा हूं कि मैं उसमें वो इमरान खान साहब जब एक चीज को वो इलेजिटिमेट और वो कहते हैं कि ये इंपोर्टेड है, बिल्कुल वो नाजायज है इस वक्त, वो तो चलें आर्गुमेंट उनका आ चुका हुआ, लेकिन जहां पे बात होती है कि कहीं पे कोई शायद कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनको इस बात पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नए इलेक्शन की तारीख, नए इंतखाबात आप पार्लियामेंट में बैठकर मांगे और रोजाना मांगे। जब भी सेशन हो, सदर आपके हैं, आप बार बार सेशन बुलवाते जाएं, रिक्विजिशन करवाते जाएं और उसके बाद आप वहां पे बैठकर रोजाना शोर मचाते रहें। जनाब हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए। एक एलिमेंट ये भी है। दूसरी बात जो बैरिस्टर साहब ने की थी, दानियाल साहब ने, कि लीगल चीजें, एक छोटी सी बहुत तकलीफदेह बात होती है। मैं गॉट नथिंग अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब, यकीनन वो क्वालिफाई करते हैं, वो मेंबर्स थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज हमने देखा कि दोनों बाप बेटा जो कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोर्ट हॉपिंग कर रहे थे, यानी कि वो जिसको कहते हैं ना कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट। और बड़ी अफसोस की बात है कि एक FIA के प्रोसिक्यूटर से अदालत ने पूछा कि क्या आप इनकी गिरफ्तारी मांग रहे हैं, तो उसने बाकायदा कहा कि जी बिल्कुल मैं इनकी गिरफ्तारी मांग रहा हूं। ठीक है जमीर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। FIA का बोल रहा है,
बिल्कुल ठीक है। और ये एक बार नहीं हुआ सर, वो 3 बार। अच्छा मुकम्मल कर लें, असल में मुझे ब्रेक पे जाना है जमीर साहब। मैं बड़ी मुख्तसर सी बात कर रहा हूं कि चलें, प्रोसिक्यूटर एफआईए ने अगर किसी भी लेवल, किसी कॉन्फिडेंस से अगर उनकी गिरफ्तारी मांगी है तो उसमें कहीं ना कहीं चलें 100% नहीं तो केस में कहीं 25-30% तो सच्चाई होगी। इस तरह तो नहीं हो सकता कि प्रोसिक्यूटर मतलब जो है वो बगैर किसी सबूत के या वो मांग ले कि जी मुझे इनकी गिरफ्तारी चाहिए। तो बात यह है कि हमें कोई इसमें मुजायका नहीं था, कुछ अरसा सब्र कर लेते, किसी और को चीफ मिनिस्टर, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना लेते। जमीर साहब, और ये बार-बार पूछा गया है ऑप्टिक्स को लेके इल्जाम। मैं बिल्कुल बैरिस्टर दानियाल साहब लूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं आपको तसल्ली से वक्त देती हूँ लेक्चर से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बैरिस्टर दानियाल साहब, पहले आप वही जो बातें हुई उनको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ये जो फर्द जुर्म ना हुई और फिर सवाल रख दिया उस पर ज़मीर हैदर साहब ने, और फिर डिलेइंग टैक्टिक्स भी हैं आपकी तरफ से, तो पहले आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए। देखिए, पहले तो मैं मेरे जो पीटीआई के भाई हैं नकवी साहब, वो जो बात कर रहे थे, इमरान क्या इनकलाब की बात करता है ये बंदा? मुझे बात बताएं कि आज इनकलाब जो है जमानतें करा रहा है और छुप रहा है दूसरे सूबे में। आज ये क्या नाम है, केपी के गवर्नमेंट के पीछे और उनको आगे उनकी आवाम के पीछे छुप के और उन हुकूमत के लोगों के पीछे छुप के आप अपनी जमानतें करा रहे हैं। इनकलाब को लेके आए अगर आप इतने इनकलाबी हैं। आप यही लोग इसी तनख्वाह में आप देखना पार्लियामेंट भी आएंगे, यही अपनी बातों से वापस मुनकर होंगे। मुल्क के साथ इन्होंने पहले भी गद्दारी की, झूठ बोला। इनको जो बंदा, मैं बात बताऊं कि आज मैं ये गद्दारी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, जो इनके साथ है वो वैसे बैरिस्टर दानियाल साहब, आप लोगों उनका वोट बैंक है, वो जहां बैठे हैं, कतई कलामी की माजरत, आप लोग जीटी रोड पे थे, आप तो गद्दारी का इल्जाम ना लगाए ना, वो भी यही बात कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं। आप लोग अवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हमने आप उन्हें गद्दारी का इल्जाम लगाएं, फेस करें जो पाकिस्तान के साथ किया है। लोगों को बताएं कि आज गैस की कीमतें क्यों बढ़ी हैं। आज गैस की कीमतें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि आईएमएफ से मुआहदा करके आए हैं कि जो ओगरा डिमांड देगा, अगर आप उसको नहीं मानोगे 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। लोगों को बताएं आज फ्यूल की प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि ये वहां को बता के आए थे कि जो फ्यूल प्राइसेस होंगी 30% उसके ऊपर हाइक होगी। और तो सर आपको तो पता था ये सब कुछ उनकी हुकूमत का 1.5 साल पड़ा था, आपने तो खुद जंप इन किया उनकी हुकूमत के अंदर। अब ये तो अब आपकी जिम्मेदारी, अब आप ये उन पे मत डालें। उनके पास 1.5 साल था इसलिए उन्होंने मुआहदे किए, वो पूरा करते हैं। नहीं, लेट मी एक मिनट। हमें पता था ये कांटों की सेज है, हमें पता था कांटों की सेज है, लेकिन मुल्क उधर आके खड़ा हो गया था। इट वाज आइदर बैंकरप्सी ऑफ द कंट्री और देयर वाज नो गोइंग बैक। अगर आज ऑपोजिशन इकट्ठी होगी, एक पॉइंट पे इकट्ठी हुई, वो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। आप मूडीज की स्टेटमेंट पढ़ें, मूडीज का देखेंगे पाकिस्तान वाज ऑन द राइट ट्रैक। अगर ये हम राइट ट्रैक में ना जाते, ये मुल्क बैंकरप्सी में चला जाता, ये मुल्क को तबाह कर देते। इस मुल्क में हकीकत में $3 बिलियन रिजर्व रह गई थी। 6 बिलियन जो पड़े हुए थे वो थे चाइना के, कुछ वो गए थे, हम 20-21 बिलियन डॉलर छोड़ के गए यार। मैं आपको रियल टर्म्स और दूसरे मुल्कों के पैसे पड़े हुए थे जो उन्होंने हेज कराए हुए थे इस्तेमाल करने के लिए $3 अरब। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे 1 मिनट सर, जमीर साहब अगर मुझे मैं ले लूं बैरिस्टर साहब का, मैं आती हूं आपकी तरफ। दूसरी बात आपने एफआईए की मुझे बात बताएं कि ये लोग पहले कहते थे कि एफआईए को ये मैं छोटा सा दानियाल से ही मैं बात करना चाह रहा था। जी कह दीजिए दानियाल साहब, आपको कुछ कहना है? एक सेकंड अच्छा कर लें। कि देखिए, आप देखें कि एफआईए के हम अकाउंटेबिलिटी को पहले भी फेस किया और हम करेंगे। एफआईए की एक बंदे ने, एफआईए के कोर्ट ने जब हमें बुलाया और हम गए, तो हम बार बार हाजिर होंगे और यही कोर्ट से इंशाल्लाह में रिलीफ मिलेगी। वरना मुझे बताएं कि अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता मैं जाता एफआईए के बंदे के ऊपर, या वो चेंज कर देता, उसका क्या नाम है आईओ और कोई और स्टेटमेंट देता, वो नहीं करवा सकता था। लेकिन हमें इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के ऊपर एतबार है। हम इसी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से हम पहले भी बरी हुए, आगे भी। सर फिर डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों हैं दानियाल साहब? डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों हैं? मेरिट्स डीमेरिट्स पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं? हर हफ्ते आगे की तारीख क्यों? दानियाल स्टेटस क्या है इस वक्त? दानियाल स्टेटस क्या है? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब? आर दे ऑन बेल और नॉट? स्टेटस मैं बताता हूं। ये स्टेटस ये है कि बेल कैंसिलेशन मूव की थी पिछली गवर्नमेंट ने, उसकी डेट थी, उसमें पेश हुए और उसमें जाके पेश आगे कोर्ट्स बताएंगे कि उसमें क्या करना है। ये कोर्ट्स का ऑर्डर होगा।
हमने कहा कि हम मेरिट्स के ऊपर हमने पहले भी फाइट किया, हम आगे भी फाइट करेंगे और इंशाल्लाह मेरिट्स पे हम बरी होंगे। एज वी स्पीक बैरिस्टर दानियाल दोनों बेल पर हैं। माय पॉइंट इज कि दानियाल चौधरी is a better choice as we speak today to become the chief minister of Punjab। मैं तो ये कह रहा हूँ कि PMLN में से ही होना चाहिए। बैरिस्टर साहब देखें, ज़मीर हैदर साहब का पॉइंट बहुत अच्छा है। हम ऑप्टिक्स पर मुस्तकिल बात कर रहे हैं कि बाप बेटा का बैठना एक अच्छा ऑप्टिक्स नहीं है आपकी जमात के लिए। मेरी बात तो सुने ना यार। जी सर, कहिए सुन रहे हैं। मैंने अगर बात सुने, मैंने ऑफिस पहले होल्ड नहीं किया हुआ था। जब तक ऑफिस नहीं होल्ड किया था, मुझे बात बताएं कि मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर कटवाई, मेरे ऊपर इन्होंने एंटी करप्शन की एफआईआर कटवाई कि मैं 7 साल का था तो मैंने प्लॉटिंग की, मैं बेल के ऊपर था। मुझे बात बताएं कौन कौन बंदा बेल पे नहीं था। इन्होंने ऑपोजिशन को क्रश करने की कोशिश की। आपका अपना सुप्रीम कोर्ट, आपका अपना हाई कोर्ट क्या कहता है कि नया इंस्टीट्यूशंस इन्होंने यूज किए आर्म ट्रस्टिंग के लिए, इंस्टीट्यूशंस इन्होंने यूज किए। कोई एक आध तो मिल ही जाता पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में। कौन सर, मुझे बताएं पूरी पार्लियामेंट में इन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, इस मुल्क की पॉलिटिक्स को वहां लेकर गए जो 70 की दिहाई में थी, 80 की दिहाई में थी। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया पाकिस्तान की खातिर, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। पीपल्स पार्टी नाराज बैठी है पंजाब में, आप उनको वजारतें नहीं दे रहे हैं। इतना प्रेशर है, रूलिंग ले लेगी। आर लाइक यू नो हॉपिंग फ्रॉम वन कोर्ट टू द अदर कोर्ट। सर वी विल नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। ये सर हमें इस जुडिशरी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है। हम हॉप भी करेंगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमें यही कोर्ट्स बरी करेंगे। मुझे बताइए ना, इमरान खान क्या है, इनके वुज़रा मालम जब्बा जितने केसेस वो किधर गए? वो बीआरटी जो 30 अरब की बनी थी वो 100 अरब पे बनी, किधर गए? वो फॉरेन फंडिंग में 7 साल से बताएं कि वो किन यहूदियों के पैसे थे जिसको 100% एग्री, 100%, 200% एग्री। जिस तरह ये मुल्क के पैसे के साथ, मैंने बड़ा जरूरी सवाल पूछना है आपसे। ये पूरी जमात अंदर होगी और तब इस मुल्क का चीज बेहतर होगी। सर वो सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, एहतसाब कर ले बेशक, एहतसाब वो भी 4.25 साल करते रहे, कामयाब नहीं हो सके। मैंने आपको कहा ना, ये इसी तनख्वाह में वापस पार्लियामेंट आएंगे और ये पीछे से हट आए कल स्पीकर के पास और कहेंगे। चले, बैरिस्टर दानियाल ये कह रहे हैं कि पीटीआई वापस आएगी पार्लियामान के अंदर, और ये फैक्ट है कि बहुत से वुज़रा ने अपने घर खाली भी नहीं, हमने हमारे रिजाइन भी नहीं है, हमारे सिग्नेचर्स ही नहीं है। ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके ऊपर रेजिग्नेशन हमारे। आप अगले चले सर बुलाएं इनको असेंबली में, फिर स्पीकर साहब बुला रहे हैं, देखते हैं पीटीआई क्या करती है। मैं एक आखिरी सवाल और बड़ा पर्टिनेंट, इन्होंने एक आखिरी चीज जी बात कि हमने गंदम सरप्लस में किया, ये किया। मुझे बताइए गरीब को सस्ती रोटी दे सके, गरीब के लिए मुझे बताइए। सर आप आगे हैं, 2 महीने हो गए हैं, जितने स्कैंडल पड़े थे उनका नतीजा निकाल के सामने रख दें। दानियाल साहब आपके पास वक्त है इस वक्त। जुमा 20 दिन हुए हैं सर, 40 दिन हो जाएंगे तो भी आप यही जवाब दे रहे होंगे। अद्वियात स्कैंडल, गैस स्कैंडल, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, नतीजा निकाल के दीजिएगा, सिर्फ टीवी शोज पे इल्जाम नहीं दीजिएगा। 16 अरब रुपया सब्सिडी आटा पे दे सकते थे ना गरीब के लिए। आज नान भाई एसोसिएशन से हम मिले, ये बताइए कितनी दफा नान भाई एसोसिएशन से मिलके। अच्छा सर, एक बड़ा जरूरी सवाल नकवी साहब से पूछना है, जवाब बड़ा अहम है उसका। नकवी साहब प्लीज, दानियाल साहब को जवाब नहीं देना, आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। क्या पूछेंगे सर? ये पूछ रहे हैं पंजाब में तंजीम, पंजाब में पीटीआई की नई तंजीम साजी हो रही है, सदूर के ओहदे दिए गए हैं शफकत महमूद साहब के हटने के बाद। यहाँ पर एक वसीम अकरम प्लस थे पंजाब में, जो कि आधी से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी का सूबा है। वो बेचारे वसीम अकरम प्लस को आपने कोई ओहदा नहीं दिया, पूरा पंजाब दे दिया था, मगर अपनी जमात में आप उनको कोई सदर का ओहदा देने को तैयार नहीं। सर ऐसा क्यों किया आपने? सबसे ज्यादा तजर्बाकार सियासतदान है वो इस वक्त। सर मेरे सवाल का जवाब। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, उतना टाइम भी दीजिए जितना आप दानियाल को देती हैं। बात सारी ये है कि आपके सवाल का जवाब ये, रीजनल प्रेसिडेंट्स अपॉइंट हुए हैं। हमारे आइन में पंजाब के सूबे के अंदर 4 रीजन्स भी हैं और रीजनल प्रेसिडेंट अनाउंस हुए। पंजाब का प्रेसिडेंट शफकत महमूद ही है, अभी वो गैल ब्लडर का उनका ऑपरेशन हुआ है। सर वो कल इस्तीफा दे चुके हैं, आज दोबारा उन्होंने लगाए हैं। 3 सूबे के 3 हिस्सों में, बस्ती, शिमाली, जनूबी। प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हुआ, अभी पंजाब का प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट तो हुआ। उम्मीद रखें कि उस्मान बुज़दार साहब पीटीआई पंजाब के सदर होंगे। मेरे ख्याल से मैं इनको जो कहेंगे दे दूंगा। इस बात पे यकीन रखती है कि पार्टी के ओल्ड स्टालवर्ट्स को पार्टी की पोजीशंस मिलनी चाहिए, सिंपल। सर पूरा सूबा आपने दे दिया एक बिल्कुल नए नवेले बंदे को। मैंने आपको जवाब दे दिया, शुक्रिया। आप इनसे पूछ लीजिए जो इनके चोर लीडर बैठे हुए हैं लंदन में झूठ बोल के,
वो अगर इतने मुहिब्बे वतन है और इतना इत्मीनान है उन्हें सुप्रीम कोर्ट पे, तो आ जाते ना। दानियाल साहब जवाब दे दें, कब वापसी अभी है? तक तो आई नहीं है, अभी तक तो आई नहीं है। और ये जो इतना बोलते रहते कि ये ऐसे जरा जवाब तो ले लें, टाइम खत्म हो गया, जवाब ले लें जी दानियाल साहब। वापसी कब है आपके? जो फौजी मियां नवाज शरीफ अपनी इलाज अपना इलाज और मुआवजा कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था जब उनको हॉस्पिटल अलाउ करेगा अब आने के लिए, इस चीज का इलाज कर रहे हैं फुंसियों का, लेकिन अपना इलाज कर रहे हैं उनके जो हार्ट और इंशाल्लाह ही विल बी पाकिस्तान। सर अब तो उनके भाई वजीर आजम है, भतीजा वजीर आला है, अब क्या कोई अस्पताल ऐसा नहीं है? तो फिर ऐसे अस्पताल कुछ बनाए। हम सब तो बाहर नहीं जा सकते इलाज करवाने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दी। अल्लाह हाफिज।